वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बी मार्क्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो एक लड़की होकर के और पूरे भारत में 237 रैंक लाया है, लाई है यूपीएससी में, जो कि देवघर से बिलोंग करती है। देवघर हमारे नेटिव प्लेस है और देवघर का नाम पूरा गौरवान्वित की है। और देवघर से दो छात्र हैं जो कि आपका एक रवि जैन है जो कि रैंक 9 आया और रैंक 237 हमारी तानिया अम्बस्ट जी हैं। लेकिन मैं अभी आपको सीधे तानिया जी के घर पे लेके चलता हूँ और मैं उनसे सीधे मुलाकात कराऊंगा। सारा जानकारी आप कैसे एक लड़की होकर के कैसे एग्ज़ाम निकालते हैं, क्या क्या उनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, तो सारा चीज़ मैं उनसे रूबरू होता हूँ। और आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आज मैं लेकर के आऊँ। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोग बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे तो आपको हो ना हो जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करने में आपको एक जरा भी संकोच नहीं होगा। चलिए मिलते हैं हमारे तानिया जी से। वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी का 237 जो है हमारे तानिया अम्बस्ट जी, उनसे मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ। सीधी मुलाकात है और हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी 237 रैंक लाने में इन्होंने किस तरह की मेहनत की, इनका जर्नी किस तरह का रहा, यात्रा इन्होंने किस तरह तय की, तो सारी बातें जानेंगे। और मुझे लगता है कि वीडियो एंड होते होते तक आप लोग खुद मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम निकालना बहुत ही अपने आप में चैलेंज की बात होती है, क्योंकि इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम यूपीएससी ही माना जाता है। और इन्होंने एक ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दिखाई और देवघर का नाम रोशन करके दिखाई है। तो हम लोग बात करते हैं श्री तानिया जी से। और तानिया जी, आपका बी मार्क्स क्लास यूट्यूब में स्वागत है। थैंक यू सर। तो आप ये बताइए कि आपका ये आज कैसा फील कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद आपको किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मम्मी पापा का खुशी देख के और परिवार वालों को खुशी देख के तो और खुशी हो रही है। आपका जो यात्रा जो यहाँ तक रहा, तो कैसा मतलब किस तरह से आप यात्रा की, कब आपके माइंड में क्लिक किया और कब से ले फिर इम्प्लीमेंट कब आप स्टार्ट किए, उसके बाद आप किस तरह तैयारी की, तो आप बताएं हमारे ऑडियंस को। हाँ, स्कूल के टाइम ही क्लास 10 से पहले ही एक सर ने मुझे थोड़ा गाइड किया था इस बारे में, विपिन सर ने। और उन्होंने कहा था कि इस बारे में थोड़ा देखना, तैयारी करने का कोशिश करना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उस टाइम पे बैक ऑफ द माइंड में था। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सीरियसली इसके बारे में सोचा और थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च किया इसके ऊपर। और थोड़ा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो बेसिक बुक्स होते हैं एनसीईआरटीज़ के, वो मैंने देखा। और फिर मुझे लगा कि मेरे कैलिबर में आ रहा है ये चीज़, मैं कर पाऊँगी, और एक थोड़ा इंटरेस्ट भी जागा इसके तरफ। और उसके बाद फिर जब मैंने जॉब शुरू करा तो फिर मैंने कोशिश करा कि मैं साथ में प्रिपेयर कर पाऊँ। मैं मतलब दिल्ली जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि दिल्ली में रह के मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। तो ऐसे। तो आप जब एग्ज़ाम कब से आप स्टार्ट कर दिए थे, इसकी तैयारी कब से आपने स्टार्ट किया कि मुझे यूपीएससी ही करना और यूपीएससी हर हाल में मुझे करना है, ये तैयारी आप कब से स्टार्ट की है? ऐसे प्रॉपरली जो मेरी तैयारी थी वो 2017 से शुरू हुई थी। मतलब 2017 से? 2017 में एग्जैक्टली मैंने थोड़ा दिन का ब्रेक लिया था अपने ऑफिस से, और मतलब मैं बेंच पे आई थी और उस टाइम पे मैंने प्रॉपरली उसके लिए तैयारी शुरू करा था। उसके बाद से मतलब ये 2018 में मेरा पहला अटैम्प्ट था और फिर 2019 का ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। तो आप ये मानती हैं कि आपका जो तैयारी है ये 2017 से तैयारी हुई है, और इससे पहले आपका बैकग्राउंड कैसा, मतलब सारे सब्जेक्ट पे कमांड था या नहीं था? हाँ, कुछ बेसिक्स तो मेरा क्लास 10th में तक ही बन चुका था, क्योंकि चूँकि आईसीएसई बोर्ड का सेंट फ्रांसिस स्कूल से मैंने क्लास 10th किया है। तो कुछ बेसिक्स तो वहाँ पे ही बन गया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी का। और उसके बाद जब मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी उस टाइम पे ही मैंने कोशिश करा था कि एनसीईआरटी बुक्स में कंप्लीट कर लूँ। तो उस टाइम पे वो जो बेसिक नॉलेज है मैं 2016 तक, मतलब ग्रेजुएशन तक मेरा हुआ था। उसके बाद फिर 2017 से मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं स्पेक्ट्रम की, लक्ष्मीकांत की, वो मैंने पढ़ना शुरू करा था। यानी आपकी जो 10th हुई किस ईयर में और 12th किस ईयर में हुई? 10th मेरा 2010 में हुआ और 12th मैंने 2012 में किया। और उसका बीटेक 2016 में? 2016 में। फिर 17 में आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। हाँ। और आपका 19 2000। में फर्स्ट रिजल्ट आया था? हाँ, 19 में फर्स्ट रिजल्ट आया था, 20 तो में उसमें सेकेंड मेंस रिजल्ट आया। क्लियर हो गया था? प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, मेंस 3 नंबर के लिए रह गया था। ओके। क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसमें काफ़ी कम मार्क्स थे, ऑल्दो जीएस में मार्क्स अच्छे थे,
लेकिन ऑप्शनल के कारण मतलब उस समय रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ऑप्शनल का क्या इंपॉर्टेंस होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो वो यानी इसके कारण पिछली बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया था और इस बार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू फाइनल कर लिया आपने। हाँ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक बार प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए और दूसरी बार में डायरेक्ट 237 रैंक तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है ऑडियंस के लिए और हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर यदि कोई चाह ले तो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। और तानिया जी इस चीज़ को साबित करके दिखाएं कि एनीथिंग कैन बी डन बाय द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो एक चीज़ बताइए मुझे, ऑप्शनल पेपर आपका कैसा रहा? आप ऑप्शनल पेपर और आपका जो क्वालिफिकेशन है, शायद आपने बताया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एंथ्रोपोलॉजी, दोनों में आप कैसे रिलेट किए इसको? एक्चुअली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एंथ्रोपोलॉजी का ऐसे ऊपर से देखने से तो कोई रिश्ता नहीं दिखता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक्चुअली यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में है भी नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ नया लेना था। तो उसके बाद फिर मैंने जब 20+ सब्जेक्ट्स जो ऑप्शनल के लिस्ट में होते हैं यूपीएससी के, जब मैं उसकी गो थ्रू करी तो मैंने फिर उसमें कोशिश करा कि शॉर्ट लिस्ट करके मैं अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ले पाऊँ, और जो सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है जिसको मैं लेके आगे भी पढ़ पाऊँगी वो मैं पढ़ पाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी में वो इंटरेस्ट जाग पाया, तो मैंने फिर एंथ्रोपोलॉजी को चूज़ किया। तो आपको लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी एकदम बिल्कुल आपके लिए न्यू सब्जेक्ट था और ऐसा कभी माइंड में आया कि एंथ्रोपोलॉजी में कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो कुछ सा इस तरह का? एंथ्रोपोलॉजी कुछ सेंस में न्यू कह सकते, बहुत सेंस में न्यू कह सकते हैं, लेकिन कुछ सेंस में न्यू नहीं भी था, क्योंकि जो उसका बायोलॉजी और जेनेटिक्स वाला पोर्शन है वो कहीं ना कहीं क्लास 10 तक थोड़ा पढ़ाया गया था हम लोग को, तो वो चीज़ थोड़ा हेल्पफुल था उस रिगार्ड में भी। और उसके ऊपर से जब मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रही थी, तो जो 4-5 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे मेरे पास, मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक रीडिंग सबका किया था। तो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एंथ्रोपोलॉजी का, तो उस टाइम पे जब एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रही थी, स्पेशली उसका सोसाइटी वाला पोर्शन, तो एक इनहेरेंट बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उसको जानने के बारे में, तो इसीलिए मतलब ऑल द वे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, बीच में जब पिछले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था तो उस टाइम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये थॉट आया था कि शायद मैंने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया, इसके कारण ये मेरे स्ट्रॉन्ग फोटे में नहीं आ पा रहा है कि मैं इसको लेके क्वालिफाई कर पाऊँ। तो एक पल के लिए लगा कि नहीं ऑप्शन ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अगर किसी ऑप्शन को मास्टर करने में अगर 3 महीना 4 महीना का टाइम लगता है और मैं इसमें 1.5 महीना 2 महीना दे चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं ये किसी एक नए सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से ज़्यादा आसान है कि मैं इसमें 2 महीना और इन्वेस्ट कर लूँ, 2 महीना क्यों 3 महीना और इन्वेस्ट कर लूँ, तो मेरा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने ये ऑप्शनल, और ऊपर से इंटरेस्ट तो था ही, वो मैंने जब चूज़ कर रही थी उस समय भी था कि ये लेके हम 2-3 साल पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए वो चीज़ रहा और फिर मैंने चेंज नहीं किया और उसमें फिर मेहनत करी, तो फिर चीज़ें थोड़ी अच्छी हुई। यानी इसका कहने का मतलब है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करूँ उसके लिए मुझे पहले इंटरेस्ट जगाने होंगे। हाँ, क्योंकि ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा कि मेरा 6th अटेम्प्ट में होगा, तो नहीं पता कि हमको इसको एक सब्जेक्ट को 1 साल पढ़ना है या 6 साल 7 साल पढ़ना है, और बीच में अगर ब्रेक लेके हम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हो सकता है 8-9 साल में पढ़ना पड़े। तो इसीलिए सब्जेक्ट ऐसा हो जिस पे इंटरेस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्योग्राफी ले लिया, सेकंड अटेम्प्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, तो होता क्या है कि किसी एक पे बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं बन पाती है, और अगर हम एक को लेके अगर 2-3 साल पढ़ रहे हैं तो कभी ना कभी वो तो स्ट्रॉन्ग एरिया में आएगा ही, रस्सी के घिसने से तो पत्थर पे भी दाग पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ बताइए मुझे कि जो आप सब्जेक्ट जो लिए थे और करंट अफेयर के लिए आपने किस किस चीज़ का प्रेफरेंस दिया और कौन कौन सा चीज़ आपने यूज़ किया कि आपका करंट अफेयर मैनेज हो सके? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में द हिंदू और उसके बाद फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था, और उसके बाद फिर जो मंथली मैगजीन्स आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जो बुकलेट्स होते हैं, वो मैंने पढ़ा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम सेविंग था और मेरे लिए रिवाइज़ करने में ज़्यादा आसान था वो, क्योंकि मैं वही कोशिश कर रही थी, मैं सोर्सेज लिमिटेड रहे लेकिन हम जितना बार ज़्यादा बार उसको रिवाइज़ कर पाएँ, तो इसीलिए फिर मैंने वो बुकलेट्स पे रिलाई किया था और उसको मतलब 2-3 बार कोशिश करा था रिवाइज़ करके अच्छे से वो मेरे अंदर, मतलब ऐसा अंदर तक वो है रहे कि हम उसको मेंस के एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर पाएँ। और कोचिंग आपने कोई ज्वाइन नहीं की इसके लिए? मैंने इंडिविजुअल कोचिंग ली थी, GS2 के लिए मैंने कोचिंग ली थी और एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने कोचिंग ली थी। और
उसके बाद आपने बीटेक के बाद शायद आपने जॉब भी ज्वाइन की। हाँ, मैंने सेपिन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव में जॉब ज्वाइन तो किया। जॉब के साथ साथ इसको आप स्टडी कैसे मैनेज कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों का ये बहाना होता है कि मैं जॉब कर रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, तो आप इसको कैसे मैनेजमेंट नहीं, किया? एक्चुअली बहुत मुश्किल था वो। स्टार्टिंग का तो मेरा एक साल मतलब खुद को एडजस्ट करने में ही चला गया, और बहुत बार ये थॉट आया कि नहीं, शायद मुझे जॉब करके ये हो ही नहीं पाएगा। तो लेकिन जो भी वो एक साल में भी मैंने कोशिश यही किया कि कम से कम 4-5 घंटे में पढ़ाई होते रहे ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि मतलब वो 6 घंटा भी अगर हम रोज़ पढ़ रहे हैं तो 6 दिन में 36 घंटा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाई रोज़ होते रहना चाहिए। उसके बाद जब मैं एक्चुअली जॉब में थोड़ा मतलब 1.5 साल 2 साल गुजर गया, तो थोड़ा एक वहाँ पे मैं कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गई थी, और थोड़ा एक मतलब था कि मतलब लोग हेल्प भी करने लगे थे। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा लीवे दिया गया था कि हम आराम से काम कर सकते हैं, या बीच बीच में थोड़ा प्रोजेक्ट से ब्रेक भी ले लेते थे। तो वो सब चीज़ में थोड़ा हेल्पफुल रहा। मैं कंपनी काफ़ी कोऑपरेटिव था उस रिगार्ड्स में। यानी कंपनी ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ, क्या कंपनी को पता था कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही हैं? वहाँ पे कुछ जो लोग थे उनको पता था। ओके। और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा आपके बीच में? आपके जो ड्रीम आपने देखी, तो कहीं ना कहीं आपका पेरेंट्स भी, किन्हीं के पेरेंट्स सपोर्ट करते, किन्हीं पेरेंट्स बोलते नहीं बेटी जो कर रही है वही सही है, अब इससे ज़्यादा मत सोच, इस तरह का कोई बात? नहीं, ये अचीवमेंट कभी भी बिना मेरे मम्मी पापा के तो पॉसिबल ही नहीं था। हमेशा से वही लोग थे जो हमेशा से हेल्प किए। मतलब जब जैसे 10th में जब मैं ग्रेजुएशन करना चाह रही थी आर्ट्स में, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक बैकअप करियर ऑप्शन होना चाहिए। और आज मैं रियलाइज़ करती हूँ बैकअप करियर ऑप्शन का इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब एक साल नहीं होता है और जब आप थोड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं, तो वो बैकअप करियर ऑप्शन ही आपके पास जो होता है, जो यू कैन फॉल बैक टू समथिंग। तो वैसा तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है, आपको मोटिवेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके ऊपर से हर एक पॉइंट पे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैं सोच रही थी कि नहीं, शायद मतलब यूपीएससी इज़ नॉट फॉर मी और आई एम नॉट फॉर यूपीएससी, ऐसा। तो उस टाइम पे पापा ही थे जो बोले कि नहीं, तुम यहाँ तक पहुँची हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई की हो, और मेंस भी 4 नंबर से छूटा है, तो तुम फिर से एक बार ट्राई करो। तो मतलब तुमको अगर जॉब छोड़ के तैयारी करना है, तुम जॉब छोड़ के तैयारी करो, लेकिन तुम तैयारी करो, इस बारे में तुम कर सकती हो। तो उस टाइम पे फिर वो बहुत बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर था, टर्निंग पॉइंट था जैसे कहिए। और फिर मैंने इस कोशिश किया, तो फिर ये हो पाया। देखिए कितनी बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। एक पेरेंट्स अगर चाहे तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, और ये साबित इनके पिताश्री और माता जी ने की है, और आपके सबूत आपके सामने है। और एक चीज़ बताइए मुझे कि जो पापा इतने सपोर्ट किए, आपके शायद फैमिली में भाई बहन भी कोई भी होंगे? मेरी एक छोटी बहन है। छोटी बहन है, तो क्या उनका क्या प्रभाव था? वो हमेशा जब भी मुझे लो फील हो रहा है, जब भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो उससे ही बात करके फिर मोटिवेशन आता था। फिर वो इंस्पायर करेगी, वो बोलेगी नहीं नहीं, तुम तो हमेशा से पढ़ती थी, तुम तो कर सकती हो, फिर वो मोटिवेट करेगी। तो हमेशा शी हैज़ बीन अ मेजर पिलर ऑफ सपोर्ट ऑल थ्रू द प्रिपरेशन। इसका मतलब है कि फुल फैमिली आपको सपोर्ट में था कि हाँ। आपको यूपीएससी क्लियर करवाना ही है। ओके। जो तुमको इच्छा है वो तुमको करना है। इसके अलावा आप फुल क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? फुल क्रेडिट अगर बोला जाए कि आपके पीछे सबसे बड़ा हाथ बोलता है, किसका है? कभी सुनते कि एक लड़का कोई हस्बैंड को सब मतलब सक्सेस करता, मतलब कि आपके हर इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आप तो खुद औरत मतलब लेडीज हैं, तो आपके पीछे किसका हाथ है? मैं तो यही कहूँगी कि सक्सेस किसी एक के हेल्प से, एक के कंट्रीब्यूशन से नहीं हो सकता। अब जैसे स्टार्टिंग से ही अगर बेस को मजबूत में जो अच्छे स्कूल में पढ़ाने का जो सबसे पहला डिसीजन एक पेरेंट लेते हैं, वो अगर नहीं लिया जाता तो बेस ही मजबूत नहीं रहता। तो मम्मी पापा का तो कंट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल है। और भगवान का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं कुछ चूक रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है। तो भगवान का गाइडेंस, भगवान का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप मतलब कुछ ओकेशंस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, कुछ शादी है घर में, आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन लोग कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, आपका एग्ज़ाम्स है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है आप करो, तो पूरी फैमिली का सपोर्ट वहाँ पे आ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, सबका ये कंट्रीब्यूशन है इसमें। फ्रेंड्स भी जो हमेशा साथ दिए, हमेशा जब पीरियड्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आता था या डिमोटिवेशन आता था, तो वो एनकरेज करते थे। तो सबका साथ रहा है ऑल थ्रू द ये तैयारी प्रिपरेशन। आपने कहाँ देवघर में रखी कि आप दिल्ली में ही रखे कर रही थी? देवघर में जो बेसिक्स है, जो एनसीईआरटीज़ एंड ऑल है, वो सब देवघर में ही मैंने कंप्लीट किया था। और उसके बाद जो उस पर फिर एडवांस जो मैंने तैयारी की, वो फिर मैं दिल्ली जाके मैंने किया। ओके।
और यदि कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो क्या आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो एकदम ध्यान में रखिए, और उसके साथ साथ जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटीज़ को, उसका इम्पोर्टेंस कभी अंडरमाइन मत कीजिए। ठीक है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, लेकिन बिना एनसीईआरटीज़ के वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रिपरेशन का, तो वो पढ़िए। उसके बाद जो एडवांस्ड के लिए है, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, हिस्ट्री के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, फुल बुक लिस्ट तो आपको कहीं भी ऑनलाइन कोई भी रिलायबल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आप उस पर जाके आप सर्च कर लीजिए क्या पढ़ना है, और उसके अनुसार फिर उसको पढ़ाई कीजिए। और लगातार टेस्ट बनाते रहिए, प्रीलिम्स के चाहे हो चाहे मेंस के हो, टेस्ट बनाते रहिए। राइटिंग प्रैक्टिस, पेपर प्रैक्टिस से हमेशा ये मदद मिलता है कि हम अपने प्रिपरेशन को ट्रैक में रख सकें। और हमेशा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो कभी ऑल थ्रू द प्रिपरेशन साथ रखना है। टेस्ट के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए आप सजेशन देंगे किसी को? नहीं, एक्चुअली अभी सारे टेस्ट मार्केट्स में अवेलेबल हो जाते हैं, तो मतलब आदमी उनसे रेफरेंस ले सकता है। जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये मार्केट बढ़ गया, तो ऑनलाइन में अब क्या ऐसा है कि ऑनलाइन के थ्रू ये सारा टेस्ट और सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर का रोल को कभी भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन अगर आप सही रास्ता पकड़ सकते हैं तो भटकने का भी चांस बहुत होता है, और एक टीचर ही होता है जो आपको सही रास्ते पे दिखा पाता है, उस पर रख पाता है। तो एक टीचर का इम्पोर्टेंस तो बहुत है। तो ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक टीचर का गाइडेंस को कभी भी, मतलब वो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऑनलाइन ऑलरेडी है, बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन हाँ। उसमें भी सही क्या है उसके लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि यूपीएससी क्लियर करने के दौरान बहुत लोग बोलते हैं कि आपका सबसे टफ आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के लिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू में? नहीं, इस मामले में मैं खुद को लकी महसूस करती हूँ। मुझे सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड मिला था, और काफ़ी कोर्डियल बोर्ड था वो। और जब मैं गई और मैंने उन्हें विश किया, उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस थे मोस्टली मेरे डैफ सेंट्रिक क्वेश्चंस थे। कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस थे एकदम, मतलब जो बहुत न्यूज़ में थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया विजिट फरवरी में था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस जो है वो एंथ्रोपोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को कनेक्ट करके था। कुछ वेमेन को लेके क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ जैसे सोसाइटी का, मतलब ऐसे पूछा गया था कि इंडियन सोसाइटी जो है रूल्स फॉलो नहीं करती है, तो उसको लेके आपको कैसा लगता है, उस बारे में आपका क्या सोच है। तो ये सब चीज़ थी। और लेकिन इंटरव्यू मोस्टली प्रिडिक्टेड लाइंस पे हुआ था। डैफ सेंट्रिक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। कितने मेंबर थे पैनल में? टोटल 5 मेंबर्स थे, जिसमें एक चेयरपर्सन थी और बाकी 4 जो है अदर मेंबर्स थे। तो 5 मेंबर जो थे, तो पांचों मेंबर का रोल क्या था? मतलब क्या इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेंबर थे, या जो जो मेंबर थे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहे थे, या सब लोग मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहे थे? नहीं, मुझे लगता है कुछ प्री डिसाइडेड रहा होगा उनका, क्योंकि जैसे मैं गई तो सुजाता मेहता मैडम ने सीधा मुझसे क्वेश्चंस पूछा मेरे जॉब एक्सपीरियंस को लेके। पहले तो वो मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड जानना चाहिए, उसके बाद फिर मैं जॉब एक्सपीरियंस और मेरे जो प्रोजेक्ट्स जो मैंने वहाँ किए हैं उसको लेके, सीपेंट को लेके उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम जो अपने कंपनी में सीखी, क्या क्या ऐसे वैल्यूज़ हैं जो तुमको यहाँ पे काम आएंगे, तो वो सब चीज़ वो पूछी वहाँ पे। तो वो मोस्टली मेरे जॉब एक्सपीरियंस को लेके और मेरी कंपनी को लेके ज़्यादा क्वेश्चंस थे। फिर जो नेक्स्ट मेंबर पे क्वेश्चन किया वो करंट अफेयर्स रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहे थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का विजिट को लेके, या ये कोई और आए थे उस टाइम पे उनको लेके, तो उसको लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर जो नेक्स्ट मेंबर थे वो झारखंड को लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे कि झारखंड का पार्टीशन हुआ तो उससे फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, या झारखंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो उसको लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे। झारखंड डेवलप नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो छोटा स्टेट है, वो उसका क्या रोल है उसमें साइज़ को लेके, तो उससे लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर जो नेक्स्ट मेंबर थे वो एंथ्रोपोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को जोड़ के क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उनका सारा क्वेश्चन या तो कंप्यूटर साइंस या एंथ्रोपोलॉजी को रिलेटेड था। और जो नेक्स्ट और एक मेंबर थे वो वुमेन को लेके, सोसाइटी को लेके, जो एक कॉमन मेंटालिटी होती है सोसाइटी को, उसको लेके ज़्यादा क्वेश्चन थे। सोशल बिहेवियर पे उनका ज़्यादा क्वेश्चन था। तो कुल मिलाकर आपका जो ग्रेजुएशन आप जिस सब्जेक्ट में किए हैं और जो आपका ऑप्शनल पेपर है, दोनों मिलाकर क्वेश्चन आपका अपडेट होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस सभी स्टूडेंट के लिए है। ये आप बहुत लोग स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि
ये ग्रेजुएशन से क्वेश्चन आएगा या ऑप्शन पेपर से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे सवाल का जवाब है कि दोनों क्वेश्चन से मिक्स सवाल आते हैं। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं उसको। बिल्कुल। अब जो हमारा फाइनल सवाल है कि आपने जो एग्ज़ाम जो इंटरव्यू मैंने दिया, तो इंटरव्यू में आपको कब ऐसा लगा कि इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया? कितना देर का इंटरव्यू पहले चला था? 30 से 35 मिनट का इंटरव्यू चला 30 से था। 35 मिनट का। तो 30 से 35 मिनट में आपको कब ऐसा लगा कि मैं इंटरव्यू अब क्लियर हो गया मेरा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं लगा था, क्योंकि ऑल द वाइल ये मेरा पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। ऑल द वाइल मैं मेरा यही फोकस था कि जो भी क्वेश्चन आए अपने तरफ से हम थोड़ा बेस्ट वे में उसका आंसर करें, क्योंकि इनहेरेंटली हम थोड़े नर्वस पर्सन हैं तो क्वेश्चंस सुन के मतलब तुरंत मतलब वो कर पाना, तुरंत आंसर दे पाना, थोड़ा मुझे लगता है जैसे मैं उसको बेस्ट वे में आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मेरा फोकस था कि मैं जो भी क्वेश्चन सुनूँ उस पर अपना बेस्ट थोड़ा पॉज लेके बेस्ट वे में उसको आंसर कर पाऊँ। तो इसलिए कुछ भी ऐसा थॉट कि नहीं ये शायद आंसर नहीं हुआ, ये शायद अच्छा आंसर हुआ, ये मैंने छोड़ दिया था कि एक इंटरव्यू के बाद एनालाइज करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रही थी मैं। कभी यानी उस 30 मिनट के दौरान आपको नहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं, सिलेक्शन हो मेरा गया पूरा या फोकस था कुछ नहीं? नहीं, मेरा पूरा फोकस था जो भी क्वेश्चन आए मैं बेस्ट वे में उसको आंसर कर पाऊँ बस। ओके। तो अब जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उस स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तैयारी करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए, आप मैसेज दे सकती हैं? मैं यही कहूँगी कि कोई एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं है, वो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के अपने कैलिबर पे। बस कोशिश करना चाहिए कंसिस्टेंट रहे। हम 6 घंटा पढ़ें या हम 10 घंटा पढ़ें, लेकिन हम कंसिस्टेंटली उतना घंटा हम पढ़ रहे हों। तो कंसिस्टेंट एफ़र्ट होना चाहिए। एक क्लियर एम बनाना बहुत ज़रूरी है कि अपने कैलिबर के बेसिस पे अपने थोड़ा रैशनैलिटी अच्छे से लगा के, मतलब अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करना ना ओवर एस्टिमेट करना, लेकिन एक रैशनल बेसिस पे एक अपने कैलिबर को जज करते हुए एक अपने लिए एम डिसाइड करना और अपने इंटरेस्ट को लेते हुए, और उसके बाद फिर पूरा लगन से उस चीज़ पे लग जाना। और बीच में अगर फेलियर्स आ रहे हैं या कुछ भी अगर ऐसा है जो डीमोटिवेट कर रहा है, तो उन सब के बावजूद मेहनत करते रहना और लगे रहना। परसिवरेंस इज़ द की टू सक्सेस। इससे पहले आपको कोई एग्ज़ाम ऐसा लगा कि मुझे यूपीएससी से पहले एसएससी क्लियर करना है, किसी गेट की तरह का कोई एग्ज़ाम, कोई भावना आई थी कभी? जब मैं 2016 में मेरा प्लेसमेंट हुआ, असल में पापा पहले से इस बारे को लेकर श्योर थे कि एक बैकअप करियर ऑप्शन होना चाहिए। तो जब 2016 में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया सेपिएंट में, तो उसके बाद 1 साल जॉब करने के बाद थोड़ा जब जॉब बहुत हेक्टिक लग रहा था और दोनों को प्रिपरेशन और जॉब को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो उस टाइम पे एक थॉट आया था कि मैं पहले एसएससी के लिए बीच में थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ, और एसएससी क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए ट्राई करूँ, तो फिर एक स्टेबल करियर ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं रहेगा कंपेयर टू अ कॉर्पोरेट जॉब, तो वो हेल्प करेगा। लेकिन फिर मतलब पापा लोग से भी डिस्कस हुआ, खुद को भी लगा कि नहीं, मतलब यूपीएससी पे ही फोकस करते हैं। और मतलब और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं था मेरे पास, क्योंकि फिर वो थोड़ी बात हो जाती है कि थोड़ा जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को कर लेना है, तो इसीलिए फिर मैंने यूपीएससी को ही डायरेक्टली फोकस किया। तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यदि कोई स्टूडेंट्स सोचता कि यहाँ से प्रिपरेशन नहीं हो सकता, मुझे दिल्ली जाना चाहिए, यदि दिल्ली जाना हो तो क्या करना चाहिए, दिल्ली जाने से पहले क्या करना चाहिए, और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि घर से तैयारी कर सकते हैं, कहीं से भी तैयारी हो सकती है, या कोचिंग जाना, एडमिशन जाना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है? आपका राय क्या है? मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई डिसाइड कर चुका है कि दिल्ली ही जाना है, तो फिर एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर लें। और एक जो बेसिक रिसर्च होता है कि हमको, क्योंकि बहुत लोग वहाँ जाके भटक भी जाते हैं, गलत कोचिंग ले लिए, गलत सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से, तो इसीलिए पहले तो रिसर्च अपना प्रॉपर रखें और एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर लें, वो तो फॉर श्योर है। लेकिन अदरवाइज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि दिल्ली जाना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। उस टाइम पे थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे पास मटेरियल भी कम अवेलेबल था और ऑप्शंस भी कम थे, और ऊपर से चूँकि प्लेसमेंट हो चुका था गुड़गांव में ही, तो इसीलिए मैंने दिल्ली को प्रेफर किया प्रिपरेशन के लिए। अदरवाइज़ अभी ऑनलाइन इतने सारा कोचिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन मटेरियल सारा अवेलेबल है, तो घर में ही रह के एक अच्छा एक इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना के पढ़ना चाहिए। तो ये था हमारे तानिया जी का मुलाकात, और अब इनके पेरेंट्स से मिलेंगे, माँ पापा सबसे मिलेंगे, और सभी लोग का जानेंगे राय क्या है नहीं है, तो देखते हैं।
तो तानिया जी के पूरे परिवार हैं और हमारे तानिया जी के पिताश्री हैं, माताश्री और उनकी छोटी बहन, मुँह बोली सॉरी प्यारी बहन है। तो मैं पिताश्री से मैं बात करना मैं जानना चाहूँगा कि आपको आज का खुशी कैसा लगा। सबसे पहले मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बी मार्क्स क्लासेस की तरफ से पूरी तरह से आपका भविष्य उज्जवल हो। अब तो ज़िंदगी अब मोड़ ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है पूरे परिवार के लिए। तो आप बताइए सर कि कैसा लग रहा आज का दिन। और तो बहुत खुशी लग रही है, बच्चे जब सक्सेस करते हैं तो अंदर से बहुत खुशी लगती है। तो आपका सर कैसा योगदान, मतलब वो आपकी बेटी जब इच्छा की जाहिर किए थे कि मुझे एग्ज़ाम निकालना, तो आपका क्या? बस हम सपोर्टिंग में थे। मेरा व्यू यही है, बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो सर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई कि वो जॉब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके नहीं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं ऐसा होती कुछ है। नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट देख करके अगर है तो थोड़ा सा आपको त्याग करना पड़ेगा और त्याग करके उसको सपोर्ट कीजिए, बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे। तो कभी सर आप सोचे थे कि मेरी बेटी आईएएस बनेगी? बहुत उम्मीद था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक होता कि इच्छा, किसी का इच्छा, मतलब पिताजी का इच्छा होना हो कि बेटी या बेटा को पूरा करे तो बहुत ही खुशी होती है। माँ जी आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आपको उम्मीद था कि बेटी मेरी आईएएस बनेगी? हाँ, वो 9-10 से बोल रही थी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि नहीं माने इंजीनियरिंग करेगी, इंजीनियरिंग। अच्छा। तो फिर वो कर तो ली, लेकिन उसके मन में था इच्छा कि आईएएस हम बनेंगे। तो फिर बोली कि जॉब जब लग गया तो उसके बाद बोली कि हम करेंगे। ठीक है, घर से कुछ मेहनत करती थी अपने जॉब करते हुए, उसके बाद लास्ट में फिर इसमें आई। यानी जो बेटी बोले तथास्तु। तथास्तु। अब ये आप अपना नाम बताइए। और मेरा नाम अंकिता मस्ट है और हम अभी इंजीनियरिंग ख़त्म किए हैं, डिक्सन में जॉब कर रहे हैं। दीदी की छोटी बहन। अच्छा, दीदी की छोटी बहन। सही बात है, दीदी की छोटी बहन ही हो सकती है। तो आप ये बताइए कि आपको आज कैसा लग रहा है कि आपकी छोटी बहन, मतलब आपके दीदी क्वालिफाई कर गई और आप इंजीनियरिंग में तैयारी कर रहे हैं। आपकी दीदी भी इंजीनियरिंग कर रही थी और उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। क्या आप यूपीएससी के लाइन में आपका माइंड भटका तो नहीं है? अभी तक तो नहीं भटका है, आगे का नहीं पता। अच्छा। अभी हमको बहुत खुशी हो रही है कि दीदी आईएएस बनेगी। और चलिए, मुझे लगता है कि आपकी दोनों बेटी शायद यूपीएससी क्लियर करे तो और अच्छी बात है। हाँ। 2 जिला वो संभालेंगे। तो ये बहुत ही सुख का मतलब पल है हमारे पूरे परिवार के लिए। और ऐसा ही मैं चाहता हूँ, कितनी साधारण परिवार और डाउन टू अर्थ। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग डाउन टू अर्थ हैं। एक जरा मेला ऐसा नहीं लगता कि आपको आईएएस क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आईएएस क्वालिफाई कर सकता है सिर्फ। और आईएएस क्वालिफाई करने के लिए, जहाँ तक मुझे पता है, कि आईएएस क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरत है जुनून की। आपके पास यदि जुनून है तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कितना भी रैंक आ सकता है। इससे कोई महत्व नहीं रखता कि आपका कितना कमज़ोर है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड करते हैं। आपका बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई का ना तो गरीबी से लेना देना है, ना आपका बैकग्राउंड से लेना देना है। आप किसी फैमिली में हो, यदि आपका डेडिकेशन अच्छा हो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या तने सही में बोल रहे हो? हाँ, डेफिनेटली। ये तो हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे, जो पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो उनका लाइफ ही इस चीज़ का जीवंत उदाहरण रहा है कि इंसान कुछ भी चाहे वो कुछ भी अचीव कर सकता है, बस उसके अंदर जुनून होना चाहिए। तानिया से एक सवाल और है, ये जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में होते हैं कि सर हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आता, इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट आता है, क्या मीडियम का कोई रोल है आप इसे यूपीएससी एग्ज़ाम में? ये चीज़ तो मुझे भी सुनने आया था कि थोड़ा हिंदी वालों को थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं लगा।
हाँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज कभी एक बैरियर नहीं होता सिलेक्शन में, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि हम जिस लैंग्वेज को भी चूज़ करें, चाहे हिंदी मीडियम को चूज़ करें या इंग्लिश को चूज़ करें, उसमें हमारा राइटिंग स्किल्स अच्छे से डेवलप होना चाहिए और हम उसको ग्रामेटिकली करेक्ट वे में लिख सकें। चाहे हम हिंदी को शुद्ध हिंदी में लिखना ज़रूरी है, इंग्लिश को भी सही ग्रामेटिकल वे में लिखना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होता है, लेकिन उसमें हमारा राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करता है मेंस को क्वालिफाई करने में। चलिए, तो ये था हमारे मुलाकात हमारे पूरे परिवार के साथ, तानिया जी के परिवार के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हमारे भारत में कुछ चेंजिंग आने वाले, क्योंकि तानिया लोग मतलब साधारण बैकग्राउंड फैमिली से ऊपर जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो कमियाँ मिडिल क्लास फैमिली में है, वो मिडिल क्लास फैमिली के जो प्रॉब्लम है वो दूर करने में शायद तानिया जी का बहुत बड़ा हाथ होगा। क्या तानिया जी, मैं सही बोल रहा हूँ? मैं अपने तरफ से तो जितना सेवा भाव से काम कर सकूँ मैं वही कोशिश करूँगी। और एक एग्ज़ाम्पल तो डेफिनेटली सेट होता है कि जैसे एक जो लगता है कि हाँ बेटी को भी पढ़ाना चाहिए, बेटी भी कुछ अच्छा कर सकती है, वो तो पापा हमेशा पढ़ाए और सपोर्ट किए। तो ये हमेशा एक सोसाइटी को एग्जाम्पल जाता है और धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है सिचुएशन, और डेफिनेटली सोसाइटी के कॉन्शियसनेस में ये सिंक करेगा और चीज़ें इम्प्रूव होंगी हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद तानिया जी, और सही अंकल आंटी सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे स्पेशली छोटी बहन को भी, क्योंकि उनसे बड़ी दीदी इंस्पायर होती है और बड़ी दीदी से छोटी बहन इंस्पायर होती है। आस अगल बगल की जो भाषा है, अपना मोटिवेशन है, आसपास में अपने में मोटिवेट होते रहती है दोनों। तो बहुत अच्छे, मतलब बहुत बड़ा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पॉइंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अपना भाई बहन का रिश्ता देखिए किस तरह का होना चाहिए, आप यहाँ से सीखिए। आप छोटी बहन के से झगड़ा मत कीजिए, थोड़ा सा इंस्पिरेशन लीजिए और आगे बढ़िए। और निश्चित है कि कहीं ना कहीं छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मेरा हार्दिक शुभकामनाएं इन लोगों, तानिया जी के पूरे परिवार के साथ है, और आप लोग के भी लिए उज्जवल भविष्य के मैं कामना करता हूं कि आप लोग भी, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, आप जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप लोग इंस्पायर होइए। यदि आपको कहीं भी डिमोटिवेशन आए तो आप मुझे करियर गाइड के रूप में मेल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जहाँ तक तानिया से कोई सवाल हो तो आप वहाँ पे आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करवा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तानिया जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये आप देखिए कि तानिया जी के परिवार से आप मिले और तानिया जी से रूबरू हुए, कितना अच्छा लगा मुझे, और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा कि कितने हर एक सवाल का जवाब इतने अच्छे तरीके से दिए, और पूरा परिवार इनका सपोर्टिव है। और मुझे लगता कि देवघर की बेटी की तरह आप लोग के जितने भी हिंदुस्तान की बेटियां हैं, सारी बेटी इसी प्रकार आगे बढ़े। और मुझे लगता कि आप लोग को भी एक एनर्जी मिला होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा कि एक जब ये कर सकती तो आप भी कर सकते हैं। और आपके सारे हिंदुस्तान की जितनी बेटी है सभी लोगों को मैं मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, और साथ ही साथ मैं तानिया जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे साथ बीमार्क्स परिवार के तरफ से इतने बीमार्क्स स्टूडेंट के लिए और हिंदुस्तान के सारे स्टूडेंट के लिए हम अपनी बात रखी, कितनी अच्छे तरीके से बात रखी, मैं धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से मैं हर मोटिवेशनल वीडियो में लाते रहूँगा, और तानिया जी जल्द ही आपके बीच लाइव आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोग अगर आप डिमांड करेंगे तो निश्चित वो तानिया जी आपके बीच लाइव आएंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपके दिल में हो तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ बीमार्क्स क्लासेस को, बीमार्क्स परिवार को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर लड़की मोटिवेट हो, हर लड़का मोटिवेट हो। और इस इंस्पिरेशन स्टोरी से आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.